फिल्म की शुरुआत डेल्टा फोर्स के एक सेवानिवृत्त सैनिक रॉय पुल्वर से होती है, जो वर्तमान में उसी दिन की 139वीं प्रस्तुति का अनुभव कर रहा है। वह एक समय चक्र में फंस गया है जो हर बार उसके मरने पर रीसेट हो जाता है, और वह इतनी बार इससे गुजर चुका है कि वह दिन में होने वाली हर चीज की वो अच्छे से जानता है। हर सुबह 7 बजे एक आदमी उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है और उसकी और उस महिला की हत्या करने का प्रयास करता है जिसके साथ वह सोया था। उसके बाद एक गनर के साथ एक हेलीकॉप्टर उसकी खिड़की के बाहर दिखाई देता है और उसके फ्लैट में तब तक गोली बरसाता है जब तक कि उसमें विस्फोट नहीं हो जाता। रॉय को ठीक ठीक पता है कि इस सब से बचने के लिए कहां और कैसे पैंतरेबाजी करनी है, और वह रेत के ट्रक पर उतरने के लिए खिड़की से बाहर कूद जाता है। इसे ठीक तरीके से करने से पहले वो 22 बार ट्रक के नीचे आकर मारा जा चुका है। इसके बाद वह एक मिनी वैन में 2 अन्य हथियारों से बचने के लिए एक कार चुराता है और तेजी से भाग जाता है। रॉय उन दोनों हथियारों के नाम नहीं जानता है, इसलिए वह उन्हें पाम और एस्मेरेल्डा बुलाता है। ये महिलाएं शहर भर में उसका पीछा करती हैं और उस पर गोलियां चलाती हैं, लेकिन वह जानता है कि उनसे कैसे बचना है। लेकिन वो बस के बारे में भूल जाता है, जिससे टकराने की वजह से एक बार फिर से उसकी मौत हो जाती है और दिन फिर से रीसेट होकर पुनः प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक लूप के दौरान केवल छोटी चीजें बदलती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि रॉय क्या निर्णय लेता है या क्या करना भूल जाता है। अन्य हथियारों में गुआन यिन शामिल है, जो आमतौर पर उसे तलवार से मारकर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। कबूम एक छोटा आदमी है जो उस पर बम लगाकर उसे उड़ा देता था। स्माइली एक ऐसा हत्यारा था जो उसे भाले से मरता और फिर अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर रोड पर घसीटता था। इसके अलावा 2 जर्मन जुड़वां भाई और एक राव नाम के हत्यारे भी होते हैं जो राव को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनमें से एक हत्यारा बिल्कुल राव की तरह दिखता है, इसीलिए राव इसे रायदो कहकर बुलाता था। कभी कभी वह उनमें से कुछ को मार देता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाकी लोग उसका पता लगा लेते हैं और फिर उसे भी मार देते हैं। वह यह जानता था कि उसके ये सब जो हो रहा है इसका उत्तर केवल उसकी पत्नी जिम्मा के पास है, लेकिन जब वह उसके कार्यस्थल पर फोन करता है तो फोन का जवाब देने वाला व्यक्ति उसकी पत्नी का बॉस कर्नल क्लाइव वेंटर होता है, जो उसे सूचित करता है कि उसकी पत्नी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन रॉय यह जानता था कि उन लोगों ने ही उसकी पत्नी को मारा होगा। दुर्भाग्य से वह इसका कारण जानने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह पाया। जर्मन जुड़वां भाइयों ने उसे बॉम्ब से उड़ा दिया। जिन दिनों वह बस और पाम से बचने में कामयाब हो जाता है, वह जेक के भोजनालय में पहुंच जाता है, जहां उसे बार में सीट लेने के लिए जल्दी करनी होती है क्योंकि अंतिम सीट पर विश्व चैंपियन तलवारबाज दाई फेंक बैठने वाली होती है। इसके बाद रॉय अपने बगल में बैठे व्यक्ति डेव को आंतरिक सुरक्षा और साजिश के विचारों पर चर्चा करते हुए सुनकर नशे में धुत हो जाता है। दोपहर 12:45 पर हत्यारे उसे ढूंढ लेते हैं और उसे सीधे भोजनालय के बीच में मार देते हैं, जिसका अर्थ है कि वह कभी भी इस बिंदु से 1 मिनट भी अधिक आगे नहीं बढ़ पाया है। यदि वह भोजनालय में नहीं आता है तो उसे और जल्द ही मार दिया जाता था। उसे याद है कि टाइम लूप शुरू होने से 1 दिन पहले वह डायनो लेबोरेटरीज में अपनी पूर्व पत्नी जेम्मा वेल्स से मिलने गया था, जब उसने उसे एक वॉइसमेल छोड़कर आने का अनुरोध किया था क्योंकि उसकी कंपनी भर्ती कर रही थी। हालांकि जेम्मा को उसके बायोडाटा में या लंबी अनुपस्थिति के बाद पुनर्मिलन में बहुत दिलचस्पी होती है, इसके बजाय उसने उसका माप लेना शुरू कर दिया और उसके बालों का नमूना लेना शुरू कर दिया, जिसे खींचने पर खून निकल आया। वहीं दूसरी तरफ वेंटर और उनके अंगरक्षक ब्रेट ने सुरक्षा कैमरों के माध्यम से उन पर नजर रखी होती है। रॉय ने जेम्मा से उस अजीब मशीन के बारे में सवाल किया जिस पर वह काम कर रही थी, जिसके बारे में जेम्मा बताती है कि इसमें सभी समय और स्थान को नष्ट करने की क्षमता है और अगर गलत तरीके से इसका उपयोग किया गया तो यह पृथ्वी को नष्ट भी कर सकती थी। यहाँ पर राय जेम्मा के बेटे की एक तस्वीर देखता है। वो ये समझ जाता है कि ये उसका भी बेटा है। वह जेम्मा से कहता है कि वह उसे खोना समझ सकता है क्योंकि उसने उसके बजाय काम को चुना है, लेकिन वह अपने बेटे के जीवन में रहने का मौका पाने का हकदार है। तभी अचानक से वहां पर ब्रेट आ जाता है, जो जेम्मा को याद दिलाते हुए कहता है कि ये एक प्रतिबंधित जगह है। इस पर जेम्मा उससे कहती है कि उसका वेंटर यानी उसके बॉस के साथ एक सौदा हुआ है। इसी दौरान जब रॉय ने अपना बायोडाटा ब्रेट को सौंपने का प्रयास किया तो ब्रेट ने बताया कि वे नौकरी पर किसी को नहीं रख रहे हैं, जिसका अर्थ है कि जेम्मा ने झूठ बोला था। अब यहां पर ब्रेट कुछ आगे पूछताछ करता उसके पहले ही जेम्मा ने ब्रेट को वहां से भगा दिया। रॉय के इमारत छोड़ने से पहले जेम्मा ने उसे बताया कि वह उसके लिए एक जन्मदिन का उपहार लेकर आई थी, जिसे उसे खोलना था और उसे ओसिरिस शब्द को याद रखना चाहिए। इस बीच वेंटर इस बात से परेशान था कि रॉय ने उसके प्रयोगों को देख लिया था, इसलिए उसने ब्रेट को पेशेवर योद्धाओं को नियोजित करके उससे निपटने का निर्देश दिया ताकि कोई भी हत्यारों को ट्रैक न कर सके। जिसके बाद उसने जेम्मा को अपने कार्यालय में बुलाया
और रॉय को आमंत्रित करते हुए सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने के लिए उसे दंडित किया। रात होने पर रॉय एक बार में गया। उसके साथ में एलिस नाम की एक महिला भी थी, जो कि एक डेंटल हाइजीनिस्ट थी। थोड़ी देर बाद जब एलिस शौचालय में जाती है तो उसे जेम्मा का फोन आता है। वो उसे बताती है कि वह कुछ गंभीर करने वाली है और उसे उसकी सहायता की आवश्यकता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, वेंटर ने उसकी बात काट दी। रॉय यह देख सकता था कि जेम्मा परेशानी में है, लेकिन उसने उससे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करने के बजाय एलिस के साथ अपने अपार्टमेंट में लौटना पसंद किया। जब रॉय और एलिस मजा कर रहे थे तब जेम्मा ने रॉय के बाल और खून को एक ट्यूब में रखा और उसे उस उपकरण में डाल दिया जिस पर वह काम कर रही थी। सर्विलांस पर यह देखकर वेंटर यह समझ जाता है कि जेम्मा अब बागी हो गई है, इसलिए वह ब्रेड को उसे मारने के लिए भेज देता है। लूप शुरू होने से पहले रॉय का यह आखिरी सामान्य दिन था, लेकिन अब जब उसने जेम्मा के साथ अपनी बातचीत की यादें ताज़ा की हैं तो उसे याद आता है कि उसने कभी भी उसके द्वारा भेजे गए जन्मदिन के तोहफे की जांच नहीं की थी। इसलिए वह अंततः पैकेज खोलता है और पीछे के कवर पर जेम्मा के संदेश के साथ आइसेट एंड ओसिरिस नामक एक पुस्तक खोजता है। जिसके बाद वह किताब पढ़ने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह हथियारों से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतना भूल जाता है। किताब के साथ भागने से पहले वह 2 बार और मरता है। इसी दौरान वह कार पर लगे एक बटन की खोज करता है जिस पर आज के पहले उसका ध्यान कभी नहीं गया था। इसे छूने के बाद कार काफी तेज हो जाती है, जिससे वह जेक डाइनर की ओर जाने वाली रोड से आगे निकल जाता है। वह खुद को एक अंडरग्राउंड अटलांटा मॉल में पाता है, जहां वह अपने लिए छोड़ी गई किताब को पढ़ने के लिए रुक जाता है। उसे पता नहीं है कि ईसेट और ओसिरिस की कहानी का किसी चीज से क्या लेना देना है, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बेटा जो एक बड़े बच्चे से कुछ खरीद रहा है, तब वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। राय यह जनता है कि जेम्मा के मरने के बाद एकमात्र बचा परिवार वही है। वह जो के पास जाता है और उसे स्कूल न आने के लिए डांटता है। वह उससे पूछता है कि उसने क्या खरीदा। इस पर जो उस खरीदी हुई चीज को दिखाता है, जो कि केवल कार्ड होते हैं, कोई गैरकानूनी पदार्थ नहीं। इसके बाद रॉय उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करता है और जैसे ही वे इमारत से बाहर निकलते हैं उसे पता चलता है कि समय 12:50 हो गया है। लूप शुरू होने के बाद से वह अब तक का सबसे लंबा समय था। यहां पर वो यह समझ जाता है कि उसके शरीर के अंदर जरूर कोई ट्रैकर लगा होगा, जिसकी वजह से हत्यारे अंडरग्राउंड होने की वजह से उसे ढूंढ नहीं पाए थे। लेकिन अब बाहर निकलते ही हत्यारे उसे ढूंढ लेते हैं और उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। राव अपने बेटे को पकड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है ताकि उसे गोली न लगे। मरने से पहले राव जो से कहता है कि वो ही उसका पिता है। जब दिन फिर से शुरू होता है तो वह उस आदमी से ट्रैकर के बारे में पूछताछ करता है जो उसके अपार्टमेंट में उसे मारने के लिए घुसा था, लेकिन उसने उसे यह बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद रॉय भोजनालय में पहुंचता है और तुरंत अपने शरीर की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए शौचालय की ओर भागता है। वह अपने पूरे शरीर की जांच करता है, लेकिन उसे ट्रैकर का पता नहीं चलता है। उसे याद आता है कि डेव इस विषय का विशेषज्ञ है। वह उससे पूछता है कि अगर उसे शहरी में ट्रैकर छिपाना हो तो वह कहां पर छिपाएगा। इस पर डेव उसे दांत में छिपाने की बात करता है। डेव की बात सुनते ही उसे डेंटल हाइजीनिस्ट एलिस की याद आती है, जिसने उसे दंत चिकित्सक की कुर्सी पर सुला दिया था। वहीं ब्रेट भी उन्हें देख रहा था। वह पूरे समय उनके जाल का हिस्सा रही थी। जेक से चिमटा प्राप्त करने के बाद रॉय डेव के साथ बाथरूम में प्रवेश करता है और अपने दांत निकालना शुरू कर देता है जब तक कि उसे ट्रैकर का पता नहीं चल जाता। लेकिन 1 सेकंड बाद ही रॉय नंबर 2 द्वारा उसे मार दिया जाता है। अब जब दिन फिर से शुरू होता है तो वह एलिस से सवाल करता है, जो बताती है कि ब्रेट ने उसे ट्रैकर लगाने के लिए भुगतान किया था। इसके बाद राय फिर से सभी गुंडा से बचते हुए जेक के भोजनालय में पहुंच जाता है, जहां वह ट्रैकर के साथ दांत निकालता है और उसे जाल के रूप में उपयोग करने के लिए एक खंडहर इमारत में ले जाता है। उसकी साजिश सफल हो जाती है और पाम ट्रैकर का पीछा करते हुए वहां पर आ जाती है, लेकिन वह यह बताने से इनकार कर देती है कि उसे किसने काम पर रखा था, इसलिए वो उसे जान से मार देता है। रॉय को पता है कि जेम्मा ने उसे किसी कारण से इस स्थिति में रखा है, लेकिन क्योंकि वह उसे बचाने के लिए बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर सकता है, इसलिए सब कुछ बेकार है। उसका एकमात्र विकल्प प्रतिशोध है, इसलिए वह अपनी नई मिली आजादी का आनंद लेता है और उन सभी हत्यारों की हत्या कर देता है जो उसका पीछा कर रहे थे। वह काबूम से चुराए गए फोन पर ब्रेट को कॉल करता है और उसे और वेंटर को ढूंढने की कसम खाता है। रॉय लैब की ओर ड्राइव करता है और अपनी कार से दरवाजा तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और ब्रेट द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। लूप की एक श्रृंखला शुरू होती है जिसमें वह डायनो में घुसने के लिए विभिन्न योजनाओं की कोशिश करता है, जैसे कि अपनी कार को बमों के साथ भेजना और रॉय नंबर 2 होने का नाटक करना। उसकी आईडी चुराने से उसे प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन गार्ड और सुरक्षा कैमरों से बचने की सभी रणनीति सीखने से पहले उसे कई बार मरना पड़ता है। जब अंततः उसे अपने साथ कुछ हथियार छुपाने का साधन मिल जाता है,
तो वह गार्डों को बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। लेकिन उसकी अगली चुनौती गुआन यिन है, जिसकी तलवार से लड़ने की क्षमता इतनी अच्छी है कि वह उसे रोक नहीं सकता। कभी कभी वह तलवार के घावों से जल्दी नहीं मरता है। तब वेंटर वहां पर आता है और इतिहास को फिर से लिखने की अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में वही लंबा जटिल भाषण देता है, और फिर अंत में वह तलवार के वार से राव के 2 टुकड़े कर देता है। इसी दौरान रॉय को पता चला कि प्रोजेक्ट का नाम ओसिरिस स्पिंडल है, जो एक क्वांटम डिवाइस है। वेंटर इस बात से अनजान है कि यह डिवाइस काम कर रहा है और जेम्मा ने जानबूझकर उसे इसमें रखा है ताकि वह ओसिरिस बन सके और वेंटर और दुनिया का तानाशाह बनने की उसकी महत्वाकांक्षाओं को रोकें। रॉय एक नई योजना के साथ लूपों की एक नई श्रृंखला शुरू करता है। जेम्मा को अब भी उस पर विश्वास करने के बाद वह सशक्त महसूस करता है। वह दाई फेंक के पास जाता है और उससे तलवारबाजी सिखाने के लिए कहता है। दाई फेंक को राय काफी दिलचस्प लगता है, इस वजह से वह उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए राजी हो जाती है। वह उसके साथ कई लूपों में प्रशिक्षण लेता है जब तक कि वह अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम न हो जाए। तलवारबाजी में माहिर होने के बाद वह डायनो में घुस जाता है। इस बार बंदूकों के बजाय वह गुआन यिन से तलवार से लड़ता है और उसकी सभी चालों को आसानी से रोक देता है। उसने उस पर उसी की तलवार से वार करके उसे मार दिया। इसके बाद जब वहां पर ब्रेट आता है तब रॉय उसके माथे पर तलवार से वार करता है। वहीं जब वेंटर बंदूक लेने की कोशिश करता है तो रॉय अपनी तलवार वापस से वेंटर के हाथ में अपनी तलवार को घुसा देता है। वहां वेंटर को समझाता है कि किसी को भी भगवान की भूमिका नहीं निभानी चाहिए और इतिहास को नहीं बदलना चाहिए, अतीत को वैसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि हम उससे सीख सकें। इसके बाद वह वेंटर को मारकर अपनी कार में वापस आता है और मॉल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसने बहुत देर कर दी है। उसका बेटा मर चुका है और यह संभवतः उन सभी लूप के दौरान पहले भी कई बार हुआ है जिनसे वह गुजरा है। यहां पर जब वह पुलिस से लड़ता है जो के शरीर के करीब नहीं जाने देती है, तो इसी दौरान क्षितिज पर हमें एक बड़ी रोशनी दिखाई देती है। यह दुनिया का अंत है, ठीक उसी तरह जैसे जेम्मा ने उसे चेतावनी दी थी। रॉय ने निष्कर्ष निकाला कि जेम्मा मर गई है क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था, और जब उसने उससे सहायता का अनुरोध किया तो उसने कभी उसका फोन नहीं उठाया, और अब उनका बेटा भी इसमें शामिल है। अगर दुनिया किसी भी तरह खत्म होने वाली है तो कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वह अगले कुछ चक्र उदासीन मोड में बिताना शुरू कर देता है, जिससे हत्यारे उसे बार बार मारते रहते हैं। लेकिन अंततः जब वो बार बार मरने से ऊब जाता है तब एक बार फिर से उन कातिलों को मरना शुरू करता है। वो अपने समय का अच्छे से उपयोग करने के बारे में सोचता है। वह मॉल लौटता है और जो को अपने साथ दिन बिताने, वीडियो गेम खेलने और दोपहर का खाना खाने के लिए ले जाता है। वह इस लूप को तब तक दोहराता है जब तक कि दुनिया का अंत उसे मार नहीं देता, जिसके बाद उसका दिन एक बार फिर से रीसेट हो जाता। वह जो को बताना चाहता है कि वह उसका पिता है, लेकिन वह उसे नहीं बता पाता। लूप 249 के दौरान रॉय जेम्मा की नौकरी का जिक्र करता है, इस पर जो रॉय को बताता है कि अभी सुबह में उसकी अपनी मां से बात हुई थी। ये बात रॉय को आश्चर्यचकित करता है क्योंकि उसे यह लगता था कि जेम्मा की हत्या रात के समय हुई थी। इसके बाद वह एक नई रणनीति बनाता है ताकि वो जेम्मा को बचा सके। वह एक बार फिर से प्रयोगशाला में घुस जाता है और स्पष्टीकरण मांगते हुए वेंटर और ब्रेट को गोली मार देता है। ब्रेट स्वीकार करता है कि वे यह पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि जेम्मा ने ओसिरिस स्पिंडल के साथ क्या किया था, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इसे क्षतिग्रस्त कर दिया है और अब वे उसके द्वारा शुरू की गई लूप रिएक्शन को रोकने में असमर्थ हैं। वहीं वेंटर रॉय के बर्ताव को देखकर यह समझ जाता है कि जेम्मा ने डिवाइस को चालू कर दिया है और वो डिवाइस काम भी कर रहा है, जिसका उदाहरण खुद रॉय है। अब यहां पर रॉय को सुरक्षा कैमरों का निरीक्षण करके जेम्मा की मौत के सही समय का पता चलता है, जो कि उसके उठने के 14 मिनट के बाद का होता है। यानी हर बार उसके पास जिम्मा को बचाने के लिए केवल 14 मिनट का समय होगा। वह उसे बचाने की कोशिश करने का संकल्प करता है और फिर दिन को रिस्टार्ट करने के लिए खुद को गोली मार लेता है। वह हमेशा की तरह पहले हत्यारे को मारता है, लेकिन फिर वह खिड़की से सीधे हेलीकॉप्टर में कूदकर दिनचर्या को तोड़ देता है। रॉय पहले गनमैन को हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो पायलट पर गन पॉइंट करते हुए उसे जल्द से जल्द डायनो ले जाने का आदेश देता है। डायनो पहुंचने के बाद वो गनमैन की मशीन गन को लेता है और फिर इमारत के अंदर घुस जाता है। रॉय प्रवेश द्वार के बाहर इकट्ठा हुए सभी हत्यारों को मार डालता है। इसके बाद वो गुआन यिन की तलवार लेता है और अपने रास्ते में आने वाले हर गार्ड को मारने लगता है, जब तक कि वह जेम्मा की प्रयोगशाला तक नहीं पहुंच जाता। यहां पर वो देखता है कि ब्रेट और वेंटर जिम्मा को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो देखकर वो तुरंत ही ब्रेट और वेंटर को जान से मार देता है। इसके बाद वो जिम्मा को गले लगा लेता है। यहां पर जिम्मा रॉय से पूछती है कि उसे यहां तक आने के लिए कितने प्रयास करने पड़े।
इस पर वह झूठ बोलता है कि वह यहां तक केवल पहले प्रयास में ही आ गया। लेकिन जब रॉय उसे जो के बारे में बताना शुरू करता है और उसे आश्वासन देता है कि वह सुरक्षित है और कोई भी हत्यारा उनके बच्चे की तलाश नहीं कर रहा है, तब जिम्मा समझ जाती है कि रॉय यहां तक पहुंचने के लिए कई बार मार चुका है, जो जानने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाती है। यहां जेम्मा बताती हैं कि स्पिंडल को केवल पुनः आरंभ किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। उसने इस मशीन में विशेष रूप से रॉय के डीएनए का इस्तेमाल किया था और अब केवल रॉय ही इस मशीन को रोक सकता है। इसके लिए उसे मशीन के अंदर जाना होगा और दिन को आखिरी बार रीसेट करना होगा, जिससे समय एक बार फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस काम में रॉय की जान भी जा सकती है। मशीन के रीसेट होने के बाद अगर रॉय फिर से मरता है, तब इस बार वो पुनः जीवित नहीं हो पाएगा। इस पर रॉय कहता है कि उसने लूप के दौरान जिम्मा और जो को बचाने के लिए बहुत कुछ सीख लिया है। ये कहकर वो जिम्मा से अलविदा लेकर मशीन के अंदर घुस जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को भी प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपको इसी तरह को वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।